हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने जा रही है, क्योंकि आज हम साइंस का टॉपिक श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। ये वाइट बोर्ड देखकर आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। इस पर बहुत अच्छा और लाजवाब कंटेंट आपको प्राप्त होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मज़ा आएगा क्लास में। इस एक बोर्ड से आपको पूरे एग्जाम में 1 से 2 नंबर अवश्य मिलेंगे। भले साइंस का वेटेज कम हो या ज़्यादा हो, श्वसन तंत्र का एक सवाल तो पक्का होता ही है। तो आज हम शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे पहले वाली पाचन तंत्र की जो क्लास है वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर राजस्थान जीके, हिंदी व्याकरण के और भी अच्छे वीडियो डाले गए हैं, तो वो भी आपके एग्ज़ाम में लाभदायी होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं श्वसन तंत्र, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अपने एग्जाम की दृष्टि से। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र क्या है? सिर्फ सांस लेना ही श्वसन तंत्र है क्या? नहीं, सिर्फ सांस लेना श्वसन तंत्र नहीं होता। सांस लेने से लगाकर शरीर में जब तक ऊर्जा बनती है वो सारा श्वसन तंत्र होता है। तो आज हम एक एक फैक्ट निचोड़ेंगे, एकदम खोल खोल कर पढ़ेंगे। इस एक बोर्ड से आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड कर दिए। इससे ये जितने फैक्ट दिख रहे हैं ना, इन सारों से एक एक सवाल बना हुआ है। भले कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, भले आरएस प्री हो या फिर आईएएस प्री क्यों ना हो, वहाँ पर भी श्वसन तंत्र का इसी स्लाइड से प्रश्न बने हुए हैं। मैंने बहुत अच्छे से निचोड़ निकाल कर ये शॉर्ट कंटेंट आपके लिए लाया हूँ। तो आप प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे। अगर हमसे कोई त्रुटि गलती भी हो जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई साहब आपके यहाँ पर गलती है, तो हम अगली क्लास में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम नाक से भी श्वास लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं। जब हम श्वास अधिक मात्रा में चाहिए, सांस हमें अधिक मात्रा में चाहिए, तो हम नाक से के साथ साथ मुंह से भी श्वसन करने लगते हैं। तो भाई ये नासा द्वार है, उससे हम श्वसन शुरुआत करते हैं। ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है जिसमें श्वास नली और भोजन नली दोनों इंक्लूड होती है। ग्रसनी में क्या होता है? श्वास नली भी होती है, भोजन नली भी होती है। ये हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया। यहाँ पर ये एपिग्लोटिस होता है, वो भी हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया है। तो ये आज हम सिर्फ श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो ये श्वास नली है जो आगे जाएगी और 2 नलियों में विभक्त हो जाएगी। उन 2 नलियों को हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं भाई? श्वसनी। फिर ये 2 नलियाँ आगे जाकर और भी छोटी छोटी नलियों में फैलेगी, इनको कहते हैं श्वसनिका। ये श्वसनिका है। और यहाँ आगे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो ये है भाई कुपिका, एल्वियोलाई। और ये अंतिम स्टेज होती है श्वसन की। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो यहीं पर होता है। ठीक है। बाकी ये डायफ्राम है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये श्वसन में सहायता करता है। ये फेफड़े हैं अपने, दिख रहे हैं आपको। वो ऐड आती है ना, हर तरफ धुआं धुआं, जिसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं, वो वाले ये फेफड़े हैं। ठीक है। बीड़ी सिगरेट पीने से ये खराब होते हैं। ओके। फिर हम आगे बात करें, उपास्थि के वलय बने हुए हैं यहाँ पर, और ये पसलियाँ हैं। यह आपको श्वसन तंत्र का चित्र आपको समझ में आया हुआ होगा। अब हम बात करते हैं श्वसन। हम कहते हैं कि भाई श्वसन सिर्फ गैस को लेना छोड़ना नहीं है। तो वो क्या है? जब हम वायु को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? तो वो चीज़ होती है संवातन। संवातन, गैसों को शरीर के अंदर लेना व बाहर छोड़ना। भाई ये है संवातन। क्या है? संवातन। और श्वसन अलग है। श्वसन पूरी प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। तो गैसों को शरीर के अंदर लेना व बाहर छोड़ना गैसों का संवातन कहलाता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक यानी श्वसन कौन करता है? जीवों का मुख्य लक्षण होता है श्वसन, और जीव ही करते हैं श्वसन। तो फिर श्वसन एक जैविक क्रिया भी है। उसके साथ रासायनिक क्रिया क्यों है कि यहाँ पर आपका ग्लूकोज होता है वो टूटता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ये सारी क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है ना। इसलिए जैव रासायनिक प्रक्रिया। कैसी रासायनिक प्रक्रिया? जैव रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है,
तथा विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी और जल बनता है। क्या बनता है? CO2, जल और एटीपी यानी ऊर्जा बनती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम बात करें कि किस प्रकार होता है, तो ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है। C6H12O6 ये अपने ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्या है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला। फिर इससे मिल गए भाई 6O2, फिर ये आगे जाकर बनेगा, इसके उत्पाद क्या क्या बनेंगे? 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, 6H2O यानी कि 6 पानी के अणु बनेंगे जल के, और फिर 36 ATP यानी 36 अणु ऊर्जा के बनेंगे, ATP के बनेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करें श्वसन प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के भार में कमी आती है। क्या होता है भाई? जब हम श्वसन करते हैं, व्यक्ति श्वसन करता है तो भार में कमी आती है। ऐसे जब श्वसन लेते हैं तो भार में कमी आती है। श्वसन प्रक्रिया चार चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 4 चरणों में पूर्ण होती है। बाह्य श्वसन, परिवहन, आंतरिक श्वसन और ये हो जाएगा अपने कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? नाक से वायु फेफड़ों तक जाती है। परिवहन में क्या होता है? रक्त आता है फेफड़ों के पास कि भाई मुझे O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? O2। तो फिर रक्त का और एक और साथी होता है हीमोग्लोबिन, जो एनी टाइम रक्त के अंदर रहता है। वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़ता है और लेके जाता है ऊतकों तक। वहाँ ऊतकों में होता है अपने श्वसन। तो देख लो, बाह्य श्वसन वातावरण से फेफड़ों तक, परिवहन 4 O2 के अणु हीमोग्लोबिन लेके जाता है, वो परिवहन हो गया। फिर आंतरिक श्वसन, रक्त व ऊतकों के मध्य आदान प्रदान, खून और ऊतकों के मध्य आदान प्रदान होता है। खून भी एक ऊतक होता है, तो ऊतकों के मध्य आदान प्रदान होता है, वो आंतरिक श्वसन। और फिर कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर श्वसन होता है। कोशिका के अंदर कहाँ पर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और कोशिका में क्या होता है? एटीपी का निर्माण भी कोशिका में होता है, ग्लूकोज का विघटन भी कोशिका में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। फिर हम बात करें कि मनुष्य में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि यानी आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे विसरण विधि कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है वो आपको आगे और बताएंगे। विसरण होता है यहाँ पर, कूपिका के अंदर विसरण होता है। कहाँ पर होता है? कूपिका के अंदर। यहाँ पर O2 लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो ये विसरण विधि द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन को श्वसनीय वर्णक भी कहते हैं, क्योंकि श्वसनीय वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन 4 अणुओं को लेके जाता है अपने साथ, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेके जाता है। जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु, उनमें अपने अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, फिर श्वसन तंत्र की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई एल्वियोलाई होती है, कूपिकाएं होती है। भाई हर चीज़ का एक एंड होता है, इसका भी एंड है, यहाँ जाके एंड होता है, और उस एंड को क्या कहते हैं? कूपिकाएं, एल्वियोलाई। और इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर CO2 बाहर छोड़ी जाती है और O2 ली जाती है, इसलिए इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ये सबसे छोटा से छोटा कार्य, सबसे छोटा से छोटा भाग होता है कूपिका है, और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यहीं पर अपने विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो श्वसन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई एल्वियोलाई, कूपिकाएं कहलाती है। फिर हम बात करते हैं अंतर श्वसन, बहिः श्वसन, सांस को अंदर लेना अंतर श्वसन, सांस को बाहर छोड़ना बहिः श्वसन। सीधी सटीक बात है, जब हम सांस को अंदर लेंगे तो डायफ्राम संकुचित होगा। ये रहा डायफ्राम, अंदर लेके देखो सांस संकुचित हो रहा है ना, तो अंतर श्वसन में संकुचित होता है डायफ्राम, बहिः श्वसन में शीतलन होता है, यानी ठंडा हो जाता, फूल जाता है। ओके, फिर वक्ष गुहा बाहर की ओर गति करती है। जब हम श्वसन लेते हैं, कांस्टेबल वगैरह का फिजिकल देने जाते हैं, तब क्या श्वसन लेते हैं, तो श्वसन की ये अपनी छाती होती है, वो बाहर की तरफ बाहर निकलती है। क्या निकलती है? वक्ष गुहा बाहर की ओर गति करती है, और बहिः श्वसन में वक्ष गुहा अंदर की ओर गति करती है। अब मैंने सांस छोड़ दी तो ये अंदर चली गई वक्ष गुहा। ठीक है, अब हम बात करें वक्ष गुहा का दाब घटता है। भाई
जब अंदर दाब घटेगा तभी तो कोई दूसरी चीज़ आएगी, अंदर खाली होगा तब दूसरी चीज़ आएगी ना। तो जब खाली हो जाएगा तो दाब घट जाएगा, क्या होगा, दाब घट जाएगा, और जब दाब घट जाएगा तो वो दूसरी चीज़ आएगी। इसलिए वक्ष गुहा का आयतन भी बढ़ता है। आयतन यानी फूलती है, जगह बढ़ती है, एरिया बढ़ता है। ओके, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है किसमें, अंतःश्वसन में। वक्ष गुहा का दाब घटता है अंतःश्वसन में। बहिःश्वसन की बात करें, वक्ष गुहा का आयतन घटता है, बहिःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन। और रटने की कोई बात नहीं है, एग्जाम में बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि अंतर क्या बहि क्या। जब हम अंदर लेंगे देख लेना क्या क्या हो रहा है, छाती फूल रही है, डायफ्राम चपटा संकुचित हो रहा है, अंदर का दाब घट रहा है, सांद्रता घट रही है। ठीक है, छोड़ दिया मैंने वापस। वही बाहर की ओर वक्ष गुहा गति कर रही है, और क्या, डायफ्राम शिथिलन हो गया है, सांद्रता बढ़ गई है, अंदर दाब बढ़ गया है, इस प्रकार, और आयतन घट गया। तो ये हम परीक्षा में बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। ओके, सांद्रता घटती है, इसमें सांद्रता बढ़ती है, गैसें शरीर के अंदर आती है। भाई सीधी बात है, जब हम अंतःश्वसन कर रहे हैं तो फिर क्या छोड़ेंगे थोड़ी, लेंगे ना। तो अंतःश्वसन, गैसें अंदर आ रही है। ओके, बहिःश्वसन, गैसें बाहर छोड़ रहे हैं तो गैसें बाहर जाती हैं। इसमें डायफ्राम चपटा हो जाता है, चिपक जाता है, पतला हो जाता है, और डायफ्राम इसमें सीधा हो जाता है, एकदम सटीक हो जाता है। ये भाई डायफ्राम है, एक बार देख लेना वापस। फिर होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो ऑक्सी अनॉक्सी आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, वायवीय अवायवीय हैं। ऑक्सी श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक भाग में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं कोशिका का, वहीं से एटीपी का निर्माण होता है, ग्लूकोज का विघटन भी वहीं पर होता है। तो सारी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, जो हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में ऑक्सी श्वसन वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है, नॉट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ये देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जीवाणु में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, जीवाणु में होता है, मुख्य रूप से जीवाणु में होता है। फिर हम जब वायवीय श्वसन करते हैं तो CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण यानी जल का निर्माण होता है, ATP का ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है। और कितने ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं। कितने, 36 ATP। इसमें क्या क्या बनता है, इसमें बनता है एथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो कि अपने दूध दही लैक्टोबैसिलस से होता है ना, वो वाला अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जल भी बनता है, इसमें CO2 बनता है, ATP का भी निर्माण होता है, और उसमें 2 ATP का निर्माण होता है। कितना, 2 ATP का। अब एक मजे की बात बताता हूँ। रेस में धावक दौड़ता है, रेसर होता है, धावक होता है, वो भागता है, भागता भागता उसको सांस की अधिक ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की अधिक ज़रूरत होती है। तो वो फिर क्या करता है, नाक के साथ साथ मुंह से भी लेता है। अब मुंह से भी कम पड़ जाता है, जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे होते हैं तो फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर ऑक्सीजन की कमी में कौन सा श्वसन होगा भाई, ऑक्सीजन की कमी में अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन होता है। वो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वो कहाँ पर होगा, वो हमारे जॉइंट में होगा। कहाँ पर होगा, जॉइंट में, जोड़ों में, घुटना है, कौनी है, ये कंधे हैं, यहाँ पर होता है अपने अवायवीय श्वसन। कब, जब ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब होता है। और फिर बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और यही है जोड़ों के अकड़न का कारण। हमारी जोड़ें अकड़ती क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर अवायवीय श्वसन हो गया, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो गया। अब जब तक पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, यह अवायवीय श्वसन लैक्टिक अम्ल बनाता है और हमारे शरीर को अकड़न होती है। तो यह होता है अकड़न के कारण, और 2 ATP का निर्माण होता है। अब पता चल जाएगा, SSC में बहुत बार ये सवाल पूछा गया, जब दौड़ता है तो भाई शरीर में अकड़न क्यों होती है, घुटनों में अकड़न क्यों होती है, जोड़ों में अकड़न क्यों होती है। ये कारण होता है कि अचानक अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई भागता है, जल्दी भागता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की पूर्ति में कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन। आ गई बात समझ में। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे,
तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। इसी के साथ हम करंट न्यूज़ के साथ करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं उसके भी हम शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते हैं। इसी साथ हमने राजस्थान जीके, सामान्य हिंदी, व्याकरण, साइंस, मैथ, यहाँ तक सारे वीडियो डाले हुए हैं। तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद।